नमस्कार दोस्तों, अब हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के बारे में। पादप प्रजनन पारंपरिक खेती बाड़ी से मनुष्यों तथा पशुओं को भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है। अच्छे प्रबंध के तौर तरीके तथा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन बढ़ सकता है, परंतु केवल एक सीमा तक। बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में पादप प्रजनन ने एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की है। हरित क्रांति काफी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों पर गेहूं, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों का विकास करने के लिए आश्रित थी। पादप प्रजनन क्या है? पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके। यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी, अच्छा उत्पादन करने वाली एवं रोग प्रतिरोधी है। मानव सभ्यता के आरंभ से हजारों वर्ष पूर्व से पारंपरिक रूप में पादप प्रजनन पर कार्य चल रहा है। पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्षों पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। आज भी ऐसे फसलें उपलब्ध है जो प्राचीन काल से घरों में उपयोग होती आ रही है। आज जितनी भी मुख्य फसलें हैं वे सभी पुरानी किस्में की व्युत्पन्न हैं। प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम का संकरण अथवा क्रॉसिंग शामिल है, जिसके पश्चात कृत्रिम चयन होता है ताकि अधिक उत्पादन देने वाले पोषणज तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार किया जा सके। आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान और उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ आणविक आनुवंशिक साधन का प्रयोग अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। यदि ट्रेटों अथवा लक्षणों की सूची तैयार करनी पड़े जिससे प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसलों में समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़े हुए फसल उत्पादन तथा उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। पर्यावरण तनाव के प्रति सहनशीलता, रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति सहनशीलता आदि भी हमारी सूची में होंगे। पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से परे विश्व के सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य पद होते हैं। पहला, परिवर्तनशीलता का संग्रहण। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार है। बहुत सी सस्यों में पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा कृष्णतय प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परिरक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन उनके समष्टि में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित होता है। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जनकों के विविध अलील का समस्त संग्रहण को उसका जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म संग्रहण कहते हैं। दूसरा, जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। जनन द्रव्य मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजनों के साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार जहां वांछनीय तथा संभव है वहां शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न कर ली जाती है। तीसरा, चयनित जनकों के बीच पर संकरण। वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न पादपों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। उदाहरणार्थ, एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण है, दोनों ही संयोजन की आवश्यकता है। यह पर संकरण द्वारा संभव है कि दो जनक ऐसे संकर पैदा करे
जिससे आनुवांशिक वांछित लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके। वांछित पौधों के परागकण का संग्रहण, जिसे नर जनक के रूप में चुना गया है, तथा उसे मादा पौधों के वर्तिकाग्र पर डालना, जिसे मादा जनक के रूप में चुना गया है, यह काफी कठिन तथा अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह भी आवश्यक नहीं है कि संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित कर रहे हो। सामान्यतः कुछ सैकड़ों से हजार क्रॉस में केवल एक में ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होता है। चौथा, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण संयोजित हो। प्रजनन उद्देश्यों में प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। अतः संतति का विज्ञान मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस चरण में परिमाण स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो दोनों जनकों में श्रेष्ठ होते हैं। ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागण तब तक करते हैं जब तक कि समरूपता की अवस्था नहीं आती है, जिससे संतति में लक्षण विसंयोजित नहीं हो पाते। नए कंशनों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। नवचयनित वंशक्रम का उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता वाली शस्य विशेषकों, रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो, उन्हें सिंचाई का पानी मिल रहा हो तथा अन्य समुचित शस्य प्रबंध आदि उपलब्ध हो, वहां पैदा किया जाता है तथा उसमें उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। अनुसंधानिक खेत में मूल्यांकन के बाद पौधों का परीक्षण देश भर में किसानों के खेत में कई स्थानों पर कम से कम 3 ऋतुओं तक किया जाता है। इन स्थानों पर सभी शस्य खंडों का निरूपण होना चाहिए जहां सामान्यतः खेती होती है। उपरोक्त विधि से उत्पन्न शस्य की तुलना सर्वोत्तम उपलब्ध स्थानीय शस्य कंशनों चेक या संदर्भ कंशन से करने के बाद मूल्यांकित करना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लगभग 33% आय तथा समष्टि लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होती है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आहार उत्पादन करना था। जैसा कि हमें ज्ञात है कि खेती के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध है, अतः भारत को इसी उपलब्ध भूमि से प्रति यूनिट उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। 1960 के मध्य से गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह प्रवस्था सामान्यतः हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। गेहूं तथा धान 1960 से 2000 तक के वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ, जबकि धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसका कारण गेहूं तथा धान की अर्धवामन किस्मों का विकसित होना था। मेक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज में नोबेल पुरस्कृत नॉर्मन ई बोरलॉग ने गेहूं की अर्धवृद्धि किस्म का विकास किया। यह उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका तथा कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष में गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। अर्धवामन धान की किस्मों को IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में पैदा तथा टाइचुंग नेटिव 1 ताइवान से व्युत्पन्न किया गया। 1966 में इन व्युत्पन्नों को प्रयोग में लाया गया। बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने वाली अर्धवामन किस्में जया और रत्ना को भारत में विकसित किया गया। गन्ना सैक्रम बारबेरी
को मूलतः उत्तर भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसके शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम था। दक्षिण भारत में पैदा होने वाला उष्णकटिबंधीय गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेरम का तना मोटा था तथा इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक थी, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया। इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया ताकि उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना तथा उच्च शर्करा वाला पौधा प्राप्त हो सके और साथ ही इसे उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सके। ज्वार भारत में संकर मक्का, ज्वार तथा बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया गया। जल अभाव के प्रति प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, उनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस वीडियो में हमने सीखा पादप प्रजनन के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन। धन्यवाद।